तो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सेल वाली यूनिट के इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन इस बार आया था, तो या तो वहीं से रिपीट होगा या तो उसी से जुड़ा ये पैराग्राफ है। क्या समझाया गया उसको देखेंगे पहले। तो पहली बात ये बताई गई है कि यदि स्टडी की जाए लाइफ की या लिविंग प्रोसेस की, तो स्टडी को कहते क्या हो, बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी भी कई प्रकार की है। बायोलॉजी कई प्रकार की कैसे है, तो लिविंग प्रोसेस को समझने की अप्रोच कई है। जैसे दो अप्रोच हैं, उस वाले चैप्टर में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाली अप्रोच की बात की गई थी, इस चैप्टर में सिस्टम बायोलॉजी के अप्रोच की बात की गई है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच या सिस्टम बायोलॉजी अप्रोच, मेनली दो अप्रोच हैं समझने की कि आखिर क्या होता है लिविंग प्रोसेस या लाइफ क्या होती है। तो समझने के लिए क्या समझाया गया वो समझिए। देखिए, पहली बात तो ये बताई गई है, किस चैप्टर में, सेल वाली यूनिट में बता दिया गया था, क्या बताया गया था कि यदि किसी पर्टिकुलर लिविंग प्रोसेस को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट या फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेक्निक यूज की जाए और उससे बायोलॉजी समझी जाए, तो उसी को कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़िए और छोटे से छोटे मॉलिक्यूल के लेवल पर जाइए और उसकी प्रॉपर्टी को समझिए। तो यदि छोटे मॉलिक्यूल के लेवल पर जाओ, उसको समझो, उसके लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सहारा आपने लिया तो इसको कहते क्या हो, फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट या अप्रोच। तो यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और टेक्निक का यूज किया जाए और बायोलॉजी को समझा जाए, तो उसी को कहेंगे क्या, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। इसमें करते क्या है, इसमें या तो लिविंग टिश्यू मॉडल को यूज करते हैं या क्या यूज कर लेते हैं, सेल फ्री सिस्टम। लिविंग टिश्यू मॉडल, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो मॉडल की तरीके से यूज करते हैं, उन पर कोई मॉलिक्यूल देंगे, उसका इफेक्ट समझेंगे। या फिर सेल फ्री सिस्टम, किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यदि सेल के बाहर कराया जाए तो उसको कहते क्या है, सेल फ्री सिस्टम। तो उसी रिएक्शन को अगर सेल के बाहर कराओगे तो सेल फ्री सिस्टम होगा, या उसी रिएक्शन को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर समझोगे तो वो लिविंग होगा। लेकिन ये दोनों प्रोसेस, चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, चाहे क्या कहो, रिडक्शनिस्ट अप्रोच, इसका मेन पर्पज ये है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये वास्तव में मॉलिक्यूल के लेवल पर जाकर के समझना चाहता है कि आखिर किस पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल का किसी लिविंग प्रोसेस में क्या रोल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आप क्या समझो, बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझो। अब जब हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो फिर फिजियोलॉजी के आगे भी क्या लगा देंगे, मॉलिक्यूलर। तो फिजियोलॉजी भी हम समझ सकते हैं मॉलिक्यूल के लेवल पर। बस मॉलिक्यूल के लेवल पर अगर फिजियोलॉजी समझोगे तो कहा जाता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बायोकेमिस्ट्री है, जैसे क्या है, बायोफिजिक्स। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि सिनोनिमस है किसके, बायोकेमिस्ट्री के, बायोफिजिक्स। ये तो पुरानी बात है। तो पुरानी बात पहले सुन लीजिए क्या है। किसी पर्टिकुलर लिविंग प्रोसेस को समझने की दो अप्रोच हैं, एक है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, एक है सिस्टम बायोलॉजी अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहती है कि मॉलिक्यूल को तोड़िए, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाइए और समझिए कि उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये तो मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो गई, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इसकी बात की गई है, सिस्टम बायोलॉजी की। तो कल को आपसे ये पूछेगा, इस साल क्या पूछा है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है, तो अगले साल ये नहीं पूछेगा सिस्टम बायोलॉजी क्या है। तो सिस्टम बायोलॉजी देखें तब आपको समझ में आएगा। इधर देखिएगा, सिस्टम बायोलॉजी सिस्टम बायोलॉजी की अप्रोच समझ लीजिए क्या कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं, सिस्टम बायोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि एक काम करिए, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मान लेते, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, मान लेते इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ए की अपनी प्रॉपर्टी होंगी, बी की अपनी प्रॉपर्टी है।
सिस्टम बायोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल का होगा इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन से प्रॉपर्टी नई आएंगी, न्यू प्रॉपर्टी। ये जो न्यू प्रॉपर्टी है इसी को इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। और कहते हैं ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है इसी से क्या होती हैं, लिविंग प्रोसेस होती हैं। तो ये लोग कहते हैं कि कोई भी जो लिविंग प्रोसेस है उसके पीछे क्या है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, जो आती कहाँ से है, इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं किसी बड़े मॉलिक्यूल को ले लीजिए और इसको तोड़ लीजिए, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल के लेवल पर तोड़ लीजिए और अलग अलग मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। ये क्या है, ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। इसका ठीक उल्टा क्या है, सिस्टम बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी क्या कह रहा है, सिस्टम बायोलॉजी कह रहा है कि किसी भी लिविंग प्रोसेस में जितने भी आपको प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही हैं उन सब के पीछे क्या है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अलग अलग मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, न्यू प्रॉपर्टी आएगी, किसको क्या कहोगे, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, और इसी से क्या होंगी, ढेर सारी लिविंग प्रोसेस होंगी। इसको एग्जाम्पल से समझाया गया। देखिए कहा गया बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और ढेर सारे मॉलिक्यूल से बनती हैं क्या, सेल बनती हैं। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, आर्गन बनता है। और आर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। और ऑर्गेनिज्म से क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। और पॉपुलेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होंगी उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी किस में मिलेंगी, सेल में। और जो सेल की प्रॉपर्टी होंगी उससे डिफरेंट कहाँ मिलेगा, टिश्यू में। और जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होंगी उससे डिफरेंट आर्गन होगा और आर्गन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा। तो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो क्या हैं, तो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाली सारी प्रॉपर्टी इंटरेक्शन का रिजल्ट हैं। ढेर सारे चीज क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये सिस्टम और इस सिस्टम में अंतर है। रिडक्शनिस्ट की अप्रोच क्या है, रिडक्शनिस्ट चाहता है कि हम बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंचे और समझें कि एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है। जबकि सिस्टम बायोलॉजी बिल्कुल उल्टा है। सिस्टम बायोलॉजी कह रहा है कि नहीं, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं उनका इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ क्या बनेगी, नई प्रॉपर्टी बनेगी। और उसी को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। और वही बेसिस होगा सभी क्या, लिविंग प्रोसेस का। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों का। रिडक्शनिस्ट और सिस्टम बायोलॉजी में क्या अंतर है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहा है। वो चाहता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए और तब हमको पता चले कि क्या हो रहा है। सिस्टम बायोलॉजी उल्टा है बिल्कुल। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने कंपोनेंट हैं उनका होता है इंटरेक्शन और इंटरेक्शन से नई प्रॉपर्टी निकलेगी, उसी से क्या आएगी, लिविंग फिनोमेना या लिविंग प्रोसेस। फिर भी साइंटिस्ट एक मत नहीं है, साइंटिस्ट एक मत नहीं है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ना तो नाइदर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। अब ये प्योर ऑर्गेनिक अप्रोच कह रहा है, ना तो प्योर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच काम आएगी और ना ही प्योर रिडक्शनिस्ट अप्रोच काम आएगी। अगर हम प्योर ये लेंगे तो भी काम नहीं आएगी, प्योर ये लेंगे तो भी काम नहीं आएगी। ना तो अकेले हम इससे पता कर सकते हैं कि लिविंग फिनोमेना क्या है और ना हम इससे पता कर सकते हैं। दोनों से एक साथ अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो ये छूट जाएगी, इसका इस्तेमाल करोगे ये छूट जाएगी। अब ये कौन सी अप्रोच है, देखिए हुआ क्या है, चूंकि सवाल आ चुका है, एग्जामिनर की नज़र पड़ चुकी है, कोई बताएगा ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब किसी ऑर्गेनिज्म को एज ए होल देखा जाए, पूरा ऑर्गेनिज्म देखा जाए, तो उसको क्या कह देंगे, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। तो ये क्या है,
ये होल ऑर्गेनिज्म को समझने का प्रयास किया जाए, उससे भी नहीं समझ सकते हो, तोड़ तोड़ के देख लो उससे भी नहीं समझ सकते हो, तो साथ में किसका इस्तेमाल किया जाए? सिस्टम बायोलॉजी का यदि इस्तेमाल किया जाए तो भी समझने में थोड़ी कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अभी सवाल क्या एग्जाम में आएगा, जरा बताओ, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है? तो कहोगे जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करके समझो या मॉलिक्यूलर लेवल पर समझो तो क्या है रिडक्शनिस्ट। यदि मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की इमर्जेंट प्रॉपर्टी से लिविंग फिनोमेना को समझो तो क्या है सिस्टम। और यदि केवल होल ऑर्गेनिज्म को ही देखो तो ये कौन सी अप्रोच है, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ये इस पैराग्राफ में लिखा है, अभी तक कोई सवाल आया नहीं है लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जरा पैराग्राफ खोलो एनसीईआरटी का, चलो एनसीईआरटी का पैराग्राफ देखो, ये अंडरलाइन करो, रिडक्शनिस्ट अप्रोच किसकी, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। इससे क्या पता चलेगा, तो इससे इंक्रीज यूज किसका करेंगे, फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। ये नीट में आया हुआ सवाल है कि फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक किसमें यूज होगा, रिडक्शनिस्ट अप्रोच में यूज होगा। मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज क्या यूज करती हैं, या तो सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल यूज करती हैं या सीधे क्या यूज कर लेती हैं, सेल फ्री सिस्टम। इससे जो भी नॉलेज मिलेगा अंततः हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पहुंच जाएंगे। अब चूंकि यहाँ फिर फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी लिख दिया। ये बिल्कुल किसके सिनोनिम है, तो कहोगे बायो केमिस्ट्री के या किसके, बायो फिजिक्स के। लेकिन कह रहा है ये इंक्रीजिंग रियलाइज दैट, यहां से टिक कर लो, ना तो किसको यूज करो, प्योर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, और ना ही किसको यूज करो, प्योर। क्योंकि अगर यूज करोगे तो आप समझ नहीं सकते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो फिर इसको टिक करो, ये नई चीज यहां आई है, ये वहां नहीं लिखा है। सिस्टम बायोलॉजी ये वहां नहीं लिखा, ये काम का सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। सिस्टम बायोलॉजी क्या कहती है, तो अब हाईलाइट करो, ये कहती है कि जितनी भी लिविंग फिनोमेना हैं वो क्या हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टी हैं। किसके नाते हैं, तो कहोगे इंटरेक्शन एमंग क्या, कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर द स्टडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लीजिए। सिस्टम बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ से। सेल वाले पैराग्राफ से क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेल वाले पैराग्राफ से क्या मिलेगा, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, और यहां से क्या मिलेगा, सिस्टम। सिस्टम बायोलॉजी क्या कहता है, क्या लिखा है, ऑल लिविंग फिनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टी। इमर्जेंट का मतलब निकली हुई प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरेक्शन एमंग द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर द स्टडी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां से एग्जाम्पल दिया है कि किसी लिविंग में क्या पाए जाएंगे, रेगुलेटरी नेटवर्क किसका, मॉलिक्यूल का, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज। रुको जरा, कोई बताएगा ये क्या है, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज। तो देखो क्या, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए प्रोटीन होता है तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है या प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। तो जब कभी नॉन कोवैलेंट बांड को छोड़ के किसी और बांड के नाते कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबली। जैसे डीएनए है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज। तो इस मॉलिक्यूल के नीचे यहां ऐसे एरो करके लिख दीजिए, यहां लिखो बेटा क्या, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या प्रोटीन। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या प्रोटीन। डीएनए या प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज। हो सकता है एग्जामिनर की नजर पड़ जाए, आपसे पूछ ले, ठीक। फिर सिंपल लिखा है, सेल है, सेल से क्या बनेगा,
टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से क्या बनेगी, कम्युनिटी। ये सब के सब क्या हैं, इमरजेंट प्रोसेस हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे जनरल कहानी लिखी है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये थोड़े पूछेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, है? पूछेगा जरा बताओ, सवाल हमको, बस क्वेश्चन। सिर्फ 2 क्वेश्चन है यहाँ। क्या रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की अप्रोच क्या है और सिस्टम बायोलॉजी की अप्रोच क्या है। रिडक्शनिस्ट की अप्रोच क्या है, फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट यूज करना है या टेक्निक यूज करना है। फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट या टेक्निक यूज करके हम बायोलॉजी को समझेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाएंगे, बात खत्म। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि जितने कंपोनेंट हैं उनका क्या होगा, इंटरेक्शन, और उससे निकलेंगे क्या, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, वही सब क्या होंगे, लिविंग फिनोमेना। जैसे सेल की प्रॉपर्टी से बेहतर क्या होगा, टिश्यू, और टिश्यू से बेहतर क्या होगा, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन या क्या, कम्युनिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 2 क्वेश्चन है, कम से कम इसको जो आप हाईलाइट कर ही लो। एग्जामिनर ये अगला सवाल है 2026 का, क्योंकि ये क्या हो चुका है, 2025 में आ चुका है, ये 26 में आने वाला है, कम से कम टेस्ट में तो मिलेगा ही। ठीक है, सिस्टम बायोलॉजी और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, एक ये है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, कहाँ गया, ये शब्द लिखा है, ये हाईलाइट कर लो। जब ऑर्गेनिज्म को एज ए होल देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। देखो पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ते थे, सच्चाई है ना, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। तो पैराग्राफ क्लियर, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ये भैया अल्फांसो कार्टाई हैं, इनके बारे में जो यहाँ लिखा है वो देख लो, तो फिर इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करें। नाम क्या है, अल्फांसो कार्टाई। अल्फांसो तो आम भी होता है ना, एक वैरायटी की नहीं होती आम, बस उसी से याद रखिएगा। ठीक है, अल्फांसो कार्टाई कहाँ के थे, इटालियन एनाटॉमिस्ट, एनाटॉमी के थे। अब ये थोड़े पूछे, वैसे भैया एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। कब पैदा हुए थे, 1822 में। इन्होंने अपना साइंटिफिक कैरियर शुरू किया था किससे, तो क्या कहोगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ने से। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका अटेंशन किधर की तरफ चला गया, तो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। अब रुक जाओ जरा, इधर देखो बेटा, जो हम लोगों का ऑडिटरी सिस्टम है, इसमें क्या आता है, ईयर आता है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, कौन से, आउटर, मिडिल और इनर। और इनर ईयर के भी 2 पार्ट होते हैं, बताएगा कोई, क्योंकि सिलेबस में अब नहीं है ईयर। इनर ईयर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल, याद आया, और एक होता है कॉक्लिया। और कॉक्लिया पर एक स्ट्रक्चर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है ऑर्गन ऑफ कार्टाई। इसी की यहां चर्चा की गई है। अब देखो, इन्होंने कहा कि कहां देखना शुरू किया, मैमेलियन आर्टरी सिस्टम। कौन सा ईयर, 1891। इन्होंने क्या पब्लिश किया, पेपर। क्या डिस्क्राइब किया, तो कहा एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जो कहां लोकेटेड था, बेसिलर मेम्ब्रेन, किसकी, कॉक्लिया। कॉक्लिया में ही तो है बेसिलर मेम्ब्रेन। और उसमें क्या पाए जाते थे, हेयर सेल, जो कन्वर्ट करते थे किसको, साउंड को, किसमें, नर्व इंपल्स में। उसी ऑर्गन का नाम क्या है, उसी ऑर्गन का नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई। तो अगर आपसे एग्जामिनर यहां सवाल पूछेगा तो सिर्फ क्या क्या पूछेगा, तो एक तो नाम याद रखिएगा, अल्फांसो कार्टाई। किस देश के थे, इटली के थे। कम पैदा हुए, कम मर गए। 1822 में पैदा हुए, 1888 में मर गए, बात खत्म। अब काम सुनो, काम में सबसे पहले क्या काम करते थे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बाद में किस में आ गए, मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। कुछ भी नहीं पूछेगा, इसके बाद पूछेगा। मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में इनर ईयर के कॉक्लिया पर क्या पाया जाएगा, बेसिलर मेम्ब्रेन। उस पर एक स्ट्रक्चर है
जिसका नाम आर्गन ऑफ कार्टाई, उसमें पाई जाएंगी क्या, हेयर सेल, जो किसको किसमें, साउंड को नर्व में। तो साउंड को नर्व में कन्वर्ट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम आर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ है, कहाँ है, बेसिलर मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ है, कांकलिया। ठीक है, इतने पढ़ना। जरा इसके नीचे ये चेन बढ़ा लो ऐसे बेटा, यहीं पर बढ़ा लो। हाँ, फिर चैप्टर शुरू हो, ये तो कहानी बहुत सारी है। लिया, अब रियल में चैप्टर शुरू किया जाए। मिटा दें, मिटा दें। अब ये रियल में चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इससे पहले बहुत सारी कहानी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंट्रैक्शन, ये सब क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ एग्जाम में मिल जाए यहाँ से। रियल में चैप्टर यहाँ शुरू होता है। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो बगैर हेडिंग के कुछ ना कुछ लिखा रहता है, किसी भी चैप्टर में आप देख लीजिए। तो ये वास्तव में जो बगैर हेडिंग के लिखा हुआ है ये है क्या, तो ये इंट्रोडक्शन है। तो इसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। अब शुरू किया जाए। तो पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या समझाया है। कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। चलिए देखिए कैसे लिखा, कैसे समझाया गया है। तो हम सब लोग जीवित हैं किस चीज के दम पर, क्या है हमारे पास, तो हम सब लोगों के पास एनर्जी है। और एनर्जी आती कहां से है, उसी का रिलेशन यहां समझाया गया है। तो देखो क्या होता, अभी लिखना नहीं, केवल सुनना। होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे जैसे लिखा है ग्लूकोज, लिखिएगा नहीं, अमीनो एसिड या फैटी एसिड। ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड में से किसी का ब्रेकडाउन करेंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी को इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। ऐसे सिंपल ब्रेकडाउन नहीं, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन में कई स्टेप होते हैं। जब कभी कोई मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है तो उसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। तो किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का क्या होगा, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। और इसी से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इसी एनर्जी से सारी वाइटल एक्टिविटी होती है और हम लोगों की लाइफ चलती है। तो जीवन चलने का एक ही तरीका है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए, उससे एनर्जी निकाली जाए और उससे जीवन चलाया जाए। लेकिन इतना आसान है नहीं, इसमें दो समस्याएं खड़ी हैं। देखो, पहली समस्या ये है कि इस इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरी समस्या ये है कि जब इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आप चाहते हो कि ये रिएक्शन होती रहे तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। O2 हमेशा देनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और CO2 हमेशा रिमूव करनी पड़े। यदि आप कंटिन्यूअस नहीं देंगे तो भी प्रोसेस बंद हो जाएगी, और कंटिन्यूअस निकालेंगे नहीं तो भी प्रोसेस बंद हो जाएगी। अब सवाल यह है इसको लाओगे कहां से, तो भैया एक ही जगह है, कौन सी,
एटमॉस्फियर, अब देखिए क्या होगा, एटमॉस्फियर से ही कंटिन्यूअस क्या आता रहेगा, ऑक्सीजन आती रहेगी, और कंटिन्यूअस रिमूवल कहाँ करते रहोगे, एटमॉस्फियर। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फियर से कंटिन्यूअस O2 आती रहे और सेल में बनने वाली CO2 कंटिन्यूअस रिमूव होती रहे, उसी प्रोसेस का नाम, उसी प्रोसेस का नाम क्या है, ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग क्या है, तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूअस O2 बॉडी को दी जाए और बॉडी में बनने वाली CO2 को कंटिन्यूअस रिमूव किया जाए, तो एटमॉस्फेयर से लो और एटमॉस्फेयर को दो, उसी प्रोसेस को क्या कहोगे, ब्रीदिंग। तो चाहे इसको ब्रीदिंग कहो और चाहे इसको क्या कहो, रेस्पायरेशन कहो। बोलचाल की भाषा में रेस्पायरेशन भी कह देते हैं, वैसे रेस्पायरेशन बड़ी चीज है, उसका एक छोटा पार्ट क्या है, ब्रीदिंग है। तो यहाँ क्लियर क्या कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीवन चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी आएगी ब्रेकडाउन, चाहे ग्लूकोज, चाहे अमीनो एसिड, चाहे फैटी एसिड। तोड़ने की पहली शर्त है क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि हार्मफुल, ये तो नुकसानदायक है ना बेटा, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी। यदि चाहते हो कि ये प्रोसेस चले तो दो चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस क्या आता रहे, ऑक्सीजन आती रहे, और कंटिन्यूअस क्या जाता रहे, CO2 जाती रहे। ऐसी कोई भी तरीका जिसमें एटमॉस्फेयर से O2 आती रहे और CO2 जाती रहे, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, या क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। इतना लिखो। इतना लिखो बेटा। क्या, अच्छा छूट गई क्या, अच्छा और पीछे छूट गए, अच्छा ये छूट गए थे, हाँ ये लिख लो, पहले ये लिख लो बेटा। हम नहीं, सेम नहीं, अलग है। रेस्पायरेशन बड़ी चीज है, ब्रीदिंग एक पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन है। सांस लेना सांस छोड़ना एक पार्ट है, फिर अंदर ट्रांसपोर्ट करना, एक्सचेंज करना, सेलुलर रेस्पायरेशन करना, वो तो बड़ी बात है। बोलचाल की भाषा में ब्रीदिंग को ही क्या कह देते हैं, रेस्पायरेशन कह देते हैं। हाँ ये स्लाइड छूट गए थे, लिख लो, तो पहले बोलना चाहिए था। सिस्टम बायोलॉजी, रिडक्टनिस्ट बायोलॉजी और ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, ये तीन शब्द मिल गए हैं, कुछ ना कुछ इसमें से टकराएगा 2026 वाले बैच में। बढ़ाएं इसको आगे। बताओ भैया सिस्टम बायोलॉजी क्या कहती है। तो सभी लिविंग फिनोमेना के पीछे क्या है, इंटरेक्शन और इमरजेंट, है ना। और रिडक्टनिस्ट क्या कहती है, सब मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इससे पहले कभी ये वाला पैराग्राफ पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन चूंकि पिछली बार एक सवाल आ गया है तो अब पढ़ने पड़ेगा। पढ़ा दे बेटा इसको, पढ़ाएं, ये लिख लो।
पढ़ाएं बेटा, पढ़ाएं। अब ये लिख लो, चैप्टर का नाम डाल के लिखिएगा इसको, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ खास बात नहीं है। क्या? ऑक्सीजन की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी बना के उससे एक्टिविटीज करेंगे। बस शर्त यह है कि CO2 बन जाएगी। तो O2 देना पड़ेगा, CO2 लेना पड़ेगा। O2 देना तो एटमॉस्फेयर से देना, O2 छोड़ना तो एटमॉस्फेयर में छोड़ना, एटमॉस्फेयर से O2 लो और एटमॉस्फेयर को CO2 दो। इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन रियल में नहीं कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन बड़ी चीज है। लिख लिया बेटा? लिख लिया हो तो एनसीईआरटी ओपन करो। देखिए सवाल सारे एनसीईआरटी से ही आने हैं, तो जितनी बार पढ़ लो कम ही है। ये कभी मत सोचना कि हाँ कई बार पढ़ चुके अब रहने दें, चाहे जितनी बार पढ़ लो। क्योंकि एग्जाम की नैया एनसीईआरटी ही पार कराएगी। लिख लिया बेटा सौरभ? बढ़े आगे? सबने लिख लिया है? तो जरा एनसीईआरटी ओपन करो। लिखा है यू हैव रीड अर्लियर। ये वास्तव में रेस्पिरेशन चैप्टर से जुड़ा मसला है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, कि ऑक्सीजन का क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन किसको? सिंपल मॉलिक्यूल। कौन से? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। पर्पज क्या है? तो पर्पज तो ये है, क्या लेना है? एनर्जी। और एनर्जी से क्या करोगे? एक्टिविटी करोगे, बात खत्म। फिर आया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? ये भी रिलीज होता है किस दौरान? कैटाबोलिक रिएक्शन। तो ये प्रमाणित है कि O2 क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? सेल को। और CO2 जो कहां से बनेगी? सेल से। उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? देखो लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2। कहां से लाओगे और किससे एक्सचेंज कर लोगे? CO2 प्रोड्यूस बाय सेल। कहते क्या है? ब्रीदिंग। लेकिन इसी को कॉमनली क्या कह सकते हैं? लेकिन रियल में क्या है? रियल में ये ब्रीदिंग है। फिर कह रहा अपने चेस्ट पर हैंड रखें तो आपको फील होगा कि चेस्ट ऊपर नीचे हिल रहा है। देखो हिल रहा है, कैसे हिल रहा है यार, हम मान ही नहीं सकते हिल रहा होगा। होता क्या है, जब हम लोग सामान्य ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोगों का चेस्ट का मूवमेंट बहुत कम होता है। इतने लोग सांस ले रहे हो, सांस तो ले ही रहे होगे, किसका चेस्ट हिल रहा है? बहुत कम हिलता है, इतना कम। होता क्या है, जब हम लंबी सांस लेते हैं, अब देखो चेस्ट हिला,
वरना सामान्य जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो केवल पेट हिलता है ऐसे ऐसे, फेफड़ा नीचे, डायफ्राम नीचे गया तो पेट थोड़ा सा बाहर आया, फिर डायफ्राम ऊपर गया पेट थोड़ा सा अंदर आया। तो लिखा जरूर है लेकिन चेस्ट पर मूवमेंट बहुत कम होता है, ज्यादातर मूवमेंट कहाँ होता है, एब्डोमिनल। अभी आगे पढ़ेंगे ब्रीदिंग दो प्रकार की होती है, कौन सी, थोरैसिक ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो जो सामान्य ब्रीदिंग होती है वो कौन सी है, एब्डोमिनल। जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो कौन सी होती है, थोरैसिक। थोरैसिक में जैसे योगा वोगा करेंगे तब आपका क्या होगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक। फिर भी लिखा है केवल, कह रहा फील करो कि चेस्ट क्या कर रहा है, अप एंड डाउन। कह रहा क्यों, ये ब्रीदिंग के नाते होता है, सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी आर्गन और मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग डिस्क्राइब इन द चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में केवल दो क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल एक्टिविटी के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहां से आएगी, कैटाबोलिक प्रोसेस, ब्रेकडाउन किसका किसका, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड। उसमें दो शर्तें, कंटिन्यूअस क्या चाहिए O2 और कंटिन्यूअस क्या रिमूव करना है CO2। किससे करोगे, एटमॉस्फेयर से, उसी को कहोगे क्या, ब्रीदिंग। रियल में चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी आर्गन। तो मेन हेडिंग डालो रेस्पिरेटरी आर्गन, यहां से कुछ न कुछ सवाल आने की उम्मीद है। तो हेडिंग डाले रेस्पिरेटरी आर्गन, हेडिंग डाले रेस्पिरेटरी आर्गन, और जो लिख रहा हूं पहले उसे लिख डालें। अरे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन सिर्फ बताओ, फिर इसके बाद पढ़ना है इसको। जैसे किसी फिश को पानी से निकाल देते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है, क्यों। इधर कुछ नहीं लिखा है, अब आप बताओ आराम से। तो इतना छोटी बेसिक जानकारी है कि फिश के पास सांस लेने के लिए गिल पाए जाते हैं जो कि केवल पानी में काम करते हैं। जब हवा में ले आए तो उसके गिल काम नहीं करते हैं, उसकी क्या हो जाती है, डेथ। अच्छा हम लोग को उठा के पानी में फेंक दिया जाए, तैरने कहां लगोगे तुम तो कुछ नया ही सोचने लगे हो। मान लेते हैं पानी में चलो डूब जाएंगे, तब क्या होगा, तो हम लोगों की भी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों का रेस्पिरेटरी आर्गन है लंग्स, जो पानी में काम नहीं करता है। तो अब सवाल मेन ये है कि जब सब लोगों का एक टारगेट है, एटमॉस्फेयर से O2 लेना और एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ना, तो जब सबका टारगेट एक है तो सबका आर्गन एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब फंक्शन एक ही है भाई, सबको O2 लेना है और सबको CO2 छोड़ना है, तो ये बताओ अलग अलग एनिमल में अलग अलग आर्गन क्यों पाए जाते हैं। तो देखो क्या अलग है, अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह रहता है, कोई पानी में रहता है कोई हवा में रहता है। तो जो पानी में रहेगा वो किससे सांस ले लेगा, वो गिल से, और जो हवा में रहेगा वो लंग्स से। अच्छा चलो ठीक है, हम भी हवा में रहते हैं, हमारे पास लंग्स हैं। काकरोच भी तो हवा में रहता है, क्या उसके पास लंग्स हैं,
ऐसा भी नहीं है। तो क्या जितने लोग हवा में रहते हैं वो सबके पास लंग्स हैं? नहीं है। काकरोच के पास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसकी बॉडी उतनी डेवलप ही नहीं हुई है कि क्या बना सके, लंग्स बना सके। अब ध्यान से सुनेंगे, सभी एनिमल का एक ही रिक्वायरमेंट है, O2 और CO2 का एक्सचेंज। फिर भी सबके रेस्पिरेटरी आर्गन या सबकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल दो बातों में अलग हो जाते हैं। एक क्या है, हैबिटेट, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पे रहता है, कोई जमीन के अंदर रहता है, कोई हवा में रहता है। और दूसरा किसमें अंतर है, ऑर्गेनाइजेशन। हम भी हवा में रहते हैं, काकरोच भी हवा में रहता है, लेकिन हमारे पास लंग्स हैं, उसके पास कुछ और पाया जाता है। इसका मतलब है अलग अलग एनिमल का क्या अलग है, हैबिटेट अलग है। और क्या अलग है? इसी नाते क्या अलग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी अलग है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा सवाल सुने। अब सवाल है कि जब अलग अलग है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो जिसके पास जो व्यवस्था होगी उसका वो इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल समझ में आएगा। हम लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें। अब ये लोअर इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, तो देखो जरा इनवर्टिब्रेट में कौन कौन है। इनवर्टिब्रेट में प्रोटोजोआ शुरू होता है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंटरमेटा, कार्डेटा, कुल इतने हैं। इसमें इनवर्टिब्रेट कितने हैं? इकाइनोडर्मेटा तक हैं। तो जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ वगैरह हैं, ये सब किस में आएंगे, लोअर में आएंगे। और एनलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, ये किस में आएंगे, हाइयर में आएंगे। तो यहाँ लोअर की बात किया है। तो लोअर में किनको ले लिया, स्पंज, और किसको ले लिया, सिलेंटेटा, और किसको ले लिया, फ्लैटवर्म। यहाँ बेटा कौन सा फ्लैटवर्म है जो यहाँ लिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। फ्लैटवर्म में टेप वर्म भी तो आता है, लेकिन टेप वर्म सांस नहीं लेता, वो एनारोबिक करता है। तो यहाँ कौन सा है, तो ये वास्तव में प्लानारिया है। इसका नाम सुने हो, एनिमल किंगडम में सुने होगे, पढ़ेंगे हम लोग आगे। वापस आ जाओ। स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म में कौन सा, प्लानेरिया। ये सब लोग क्या करेंगे, तो देखो क्या करते हैं। ये मान लेते हैं स्पंज है। स्पंज की बॉडी ऐसे होती है। स्पंज के चारों तरफ क्या होता है, पानी भरा होता है। यहां से सीधे O2 आएगी, सीधे CO2 जाएगी। किस प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन से। फिर सिलेंट्रेट आ जाओ। सिलेंट्रेट में हाइड्रा देखा है, इसी टाइप का तो होता है हाइड्रा, ऐसे ऐसे बना होता है। हाइड्रा के भी चारों तरफ क्या भरा होगा, पानी ही भरा होगा। सीधे O2 आएगी और सीधे CO2 जाएगी। वही हाल किसका होगा, फ्लैटवर्म का। तो इन तीनों में O2 CO2 का एक्सचेंज किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन। कहां होगा, इंटायर बॉडी सरफेस। लेकिन ये किसके लिए है, लोअर इनवर्टिब्रेट। लेकिन जैसे ही इनवर्टिब्रेट में ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे तो एनलिडा में पहुंचोगे। एनलिडा में कौन आएगा, अर्थवर्म। फिर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें हमको क्या मिलेंगे, इंसेक्ट या क्या मिलेंगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। फिर हमको क्या मिलेगा, मोलस्का। तो जब हम हायर इनवर्टिब्रेट में जाएंगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। क्या, देखो इसमें जो अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म जरा देख लेते हैं। अर्थवर्म का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखे तो होगे ना ऐसे ही। कभी अर्थवर्म टच किए हो, टच कैसा होता है, लुब्रिकेटिंग होता है। जानते हो क्यों, इसके ऊपर म्यूकस पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूकस। और म्यूकस में होता है वाटर। उसी में जो O2 होगी वो सीधे क्या होगी, एक्सचेंज हो जाती है। तो अर्थवर्म की अगर बात करें तो O2 CO2 का एक्सचेंज कौन करेगा, मॉइस्ट। ये शब्द अगर आप हटा दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, अर्थवर्म को अगर पेंट कर दिया जाए तो बताओ क्या होगा। तो पेंट सूख जाएगी ना, और जैसे सूख जाएगी मॉइस्ट की जगह क्या हो जाएगा, ड्राई क्यूटिकल हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो क्यूटिकल कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट। उसी से क्या होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज। और देखो थोड़ा हाइयर इनवर्टिब्रेट में, आर्थ्रोपोडा में कहा जाओगे, इंसेक्ट।
इंसेक्ट कहो या काकरोच भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? काकरोच। इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको कहते क्या है, ट्रैकियल ट्यूब। इधर देखो, ये मान लेते हैं काकरोच है, इस टाइप का काकरोच होता है, ऐसे बना होता है ना। तो काकरोच के अंदर पतले पतला नेटवर्क पाया जाता है, ऐसे ऐसे फैला होता है, इसी को कहते क्या है, ट्रेकियल ट्यूब। इसी से होता है रेस्पायरेशन। फिर थोड़ा और आगे जाओ, कहां पहुंचे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और कहां, मोलस्का। अब किसका इस्तेमाल करने लगे, गिल का। तो जरा हमको पूरा बता डालो, इन्वर्टिब्रेट में केवल बताना। तो इन्वर्टिब्रेट में सबसे पहले स्पंज का जनरल बॉडी सरफेस, सिलेंट्रेट का जनरल बॉडी सरफेस, फिर फ्लैट वर्म का जनरल बॉडी सरफेस, फिर अर्थवर्म का मॉइस्ट क्यूटिकल, फिर इंसेक्ट का ट्रैकियल ट्यूब, और फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड या एक्वेटिक मोलस्क किसका यूज करेंगे, गिल। अब इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा वर्टिब्रेट। अब जब वर्टिब्रेट आएगा तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले कौन है, फिश, फिर क्या है, एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर मैमल। सिर्फ कौन है, फिश, जिसके पास क्या मिलेगा, गिल। बाकी एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, बर्ड हो, मैमल, उसके पास क्या मिलेगा, लंग। तो हमको सबके एक साथ बता दो, सबको एक साथ आराम से बताएंगे। स्पंज का जनरल बॉडी सरफेस, फिर सिलेंट्रेट का जनरल बॉडी सरफेस, फिर प्लेटवर्म का जनरल बॉडी सरफेस, फिर अर्थवर्म का मॉइस्ट क्यूटिकल, फिर इंसेक्ट का ट्रेकियल ट्यूब या नेटवर्क ऑफ ट्यूब, फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क का गिल्स, फिर फिश का गिल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल का क्या हो जाएगा, लंग्स। एक नोट यहां बढ़ा लीजिए, इसका पूछ सकता है, स्पाइडर स्कॉर्पियन का, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुक लंग्स कहते हैं, ये एनिमल किंगडम में मिलेगा। स्पाइडर स्कॉर्पियन का क्या हो जाएगा, बुक लंग्स। तो काम की बात यह है कि जब सभी लोगों का लक्ष्य एक है, एटमॉस्फेयर से O2 लेना और CO2 छोड़ना, तो सबका आर्गन अलग अलग क्यों है, तो दो आंसर, क्या बताओगे, क्या अलग है, हैबिटेट अलग है, और क्या अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। चलो अच्छा ठीक है, जिसमें किसका किसका क्या क्या है, तो आराम से बताएं। स्पंज का इंटायर बॉडी सरफेस, और सिलेंट्रेट का फिर जनरल बॉडी सरफेस या इंटायर बॉडी सरफेस, फिर तीसरा फ्लैट वर्म का फिर इंटायर बॉडी सरफेस, उसके बाद अर्थवर्म का मॉइस्ट क्यूटिकल, उसके बाद इसका इंसेक्ट का क्या है? तो इंसेक्ट बताएंगे ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम, फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का गिल्स, एक्वेटिक मोलस्का का गिल्स, फिश का गिल्स, एम्फीबिया का लंग्स, रेप्टाइल का लंग्स, बर्ड का लंग्स और मैमल का लंग्स। अब हमको दो क्वेश्चन पढ़ना है, मेन हमको मिले हैं गिल या मिले हैं क्या, लंग्स। तो गिल और लंग में अंतर समझना है। सबने लिख लिया बेटा इसको, जरा देखें, इतना तो आपको पता ही है गिल के बारे में। जरा गिल के बारे में देखें, मान लेते हैं कि ये कोई फिश है, ठीक है, और फिश में पाए जाते हैं गिल, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, यही क्या है, गिल्स है। बताओ गिल्स है क्या, तो ध्यान से सुनना। होता क्या है कि यहां जो वाटर पाया जाता है, इस जगह जो वाटर होता है वो सीधे एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि गिल के ठीक पीछे ब्लड वेसल पाई जाती है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ढेर सारी ब्लड वेसल पाई जाती हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ क्या होगा ना, उस स्ट्रक्चर का नाम होगा वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। जिसमें ढेर सारी ब्लड वेसल पाई जाए उसका नाम वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। तो गिल क्या है, तो कहोगे स्पेशल। अभी लिखो नहीं, लिख लेना, अभी टाइम देंगे। वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर काहे के लिए है,
फॉर O2 CO2 एक्सचेंज। बस हमको आप ये बताओ गिल का इस्तेमाल कौन करेगा? तो देखो गिल का इस्तेमाल कौन करेगा? गिल का इस्तेमाल वो करेगा जो पानी में रहेगा, और जो पानी में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वेटिक। तो कौन करेगा? एक्वेटिक एनिमल। अब जरा नाम बताओ कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल के हम नाम लिख लें। तो अभी पीछे लिख के आए हो क्या? एक तो क्या था? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, दूसरा एक्वेटिक मोलस्का, और तीसरा फिश। फिश बस क्या है? फिश क्या है? वर्टिब्रेट। तो आराम से बताओ। जरा आराम से बताओ। इनवर्टिब्रेट दैट यूज गिल, इनवर्टिब्रेट दैट यूज गिल। तो भैया या तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा या तो एक्वेटिक मोलस्का, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? है ना इनवर्टिब्रेट। अच्छा, वर्टिब्रेट दैट यूज गिल और एनिमल दैट यूज गिल। तो एनिमल दैट यूज गिल पूछेगा तो हम ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। वर्टिब्रेट दैट यूज गिल, इनवर्टिब्रेट दैट यूज गिल, जो लोग गिल से रेस्पायरेशन करते हैं, ऐसे रेस्पायरेशन को कौन सा रेस्पायरेशन कहते हो? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। तो पलट देते हैं, जरा बताओ ब्रैंकियल रेस्पायरेशन किस 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 में मिलेगा? तो ब्रैंकियल एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में, एक्वेटिक मोलस्का में, और किसमें? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन इन वर्टिब्रेट। तो अगर वर्टिब्रेट में पूछेगा तो किसका लगाओगे? केवल फिश। और ब्रैंकियल इन इनवर्टिब्रेट, तब आंसर क्या देंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। लिखो। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कैपिलरी या ब्लड वेसल बहुत ज्यादा पाई जाएं, उसका नाम? उसका नाम वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। अगर O2 CO2 का एक्सचेंज करोगे तो रेस्पिरेटरी आर्गन हो जाएगा। तो जो लोग पानी में रहेंगे उनका मेन रेस्पिरेटरी आर्गन कौन सा? तो जमीन वालों को देख लेते हैं। बढ़े आगे, लंग्स का देखें।
लिख लिया सबने? ये कौन सा रेस्पिरेशन है, किससे होता है और किन में होता है? तो ये भी ऐसे भी सीधे क्वेश्चन आ सकता है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन सीन इन, तो आंसर क्या देंगे? एक्वेटिक एनिमल। बढ़े आगे। अब देखो लंग्स। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स की स्थिति देखो क्या है। ये मान लेते हैं कि कोई लंग्स है, सिंबॉलिक डायग्राम बना दिया है। यहां भी बहुत ज्यादा ब्लड वेसल पाई जाती हैं। होता क्या है, एयर इधर से यहां आती है तो सीधे इसी से एक्सचेंज हो जाती है और CO2 इधर की तरफ क्या है, वापस आ जाएगी। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल पाई जाए उसका नाम। तो लंग्स भी क्या है, तो देखो लिखा है एनसीईआरटी में, बैग लाइक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, पर्पज वही, फॉर O2 CO2 क्या, एक्सचेंज। बस सवाल ये है कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको यूज कौन करेगा, कौन यूज करेगा? तो इनका इस्तेमाल कौन करेंगे? जमीन वाले लोग। और जो जमीन पर रहेंगे उनको क्या कहोगे? नाम बता डालो बस। तो नाम कौन कौन है? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और क्या, मैमल। मतलब ज्यादातर कौन यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे? वर्टिब्रेट। जब कभी कोई गिल से रेस्पायरेशन, सॉरी, लंग से रेस्पायरेशन करता है तो उसको कहते क्या है? पल्मोनरी, पलट देते हैं, पल्मोनरी रेस्पायरेशन किसमें मिलेगा? तो आंसर क्या देंगे? टेरेस्ट्रियल में। तो ये टेरेस्ट्रियल हो गया, किसमें? पल्मोनरी वाली बात है। और ब्रैंकियल कौन सा था? एक्वेटिक। 3 क्वेश्चन। ये बैग लाइक है लेकिन ये भी क्या है? तो जरा आराम से बताओ, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो लंग्स भी हैं, गिल्स भी हैं। बस फर्क ये है कि ये वेस्कुलराइज के साथ क्या हैं? बैग लाइक हैं, वो बैग लाइक नहीं है। उनका इस्तेमाल कौन करेगा? एक्वेटिक। इनका इस्तेमाल कौन करेगा? टेरेस्ट्रियल। कौन कौन वहां है? तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, एक्वेटिक मोलस्का है और फिश है। यहाँ कौन कौन है? तो एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड है और मैमल। लिखो। बस एक क्वेश्चन और इसमें बचा है एम्फीबिया का, ये लिख लो, उसके बाद बताते हैं। तो जिसमें जिसमें कैपिलरी या ब्लड वेसल ज्यादा पाई जाए उसका नाम वेस्कुलराइज्ड। ये शब्द लिखा एनसीईआरटी में। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कई जगह आपको लिखा मिलेगा। वर्टिब्रेट में कौन है जो गिल यूज करेगा और वर्टिब्रेट में कौन है जो गिल यूज नहीं करेगा? यही तो है। अब एक स्पेशल सवाल बचा है फ्राक का।
पढ़े बेटा, सबने लिख लिया? फिर इस चैप्टर में डिटेल में दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें बहुत कुछ समझने वाला है, जिसमें O2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट, ब्रीदिंग और वॉल्यूम और कैपेसिटी, सब टेक्निकल चीजें हैं और सबसे क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है। दो लाइन है रुचि, बढ़े बेटा? सौरभ हो गया? देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि एक एम्फीबिया है जिसका नाम फ्रॉग है, और फ्रॉग में जो रेस्पायरेशन है वो कई तरीके से होता है। देखो किससे किससे होता है, तो ये हो सकता है मॉइस्ट स्किन से हो सकता है लंग से हो, और बक्कल कैविटी से भी होता है। अगर कोई स्किन से सांस लेगा तो उसको क्या कहोगे? क्यूटेनियस। अगर कोई लंग से लेगा तो पल्मोनरी, और अगर बक्कल कैविटी से लेगा तो बक्कल रेस्पिरेशन। इधर देखो जरा, ये मान लेते हैं कि फ्रॉग का माउथ है, ये मान लेते हैं फ्रॉग की बक्कल कैविटी है, और ये उसके दो लंग्स है। अब देखो कैसे सांस लेता है, और ये है फ्रॉग की स्किन। अब ऐसा तो होता नहीं, मतलब बना दिया मैंने। अब देखो क्या है, फ्रॉग क्या करता है, इधर से एयर लेता है, एयर आई, तो इसकी बक्कल कैविटी में जब एयर रहती है तो वहीं से सीधे एक्सचेंज हो जाती है ब्लड वेसल से। तो बक्कल कैविटी से एक्सचेंज हो गई तो क्या कहोगे? बक्कल रेस्पिरेशन। फिर एयर जाती है कहां? लंग्स में, और फिर यहां एक्सचेंज होती है तो कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी। लेकिन इसकी स्किन पर भी O2 CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, तो कौन सा होगा? क्यूटेनियस। तो फ्रॉग के पास सांस लेने के तीन तरीके हैं। कौन सा? स्किन से लेगा तो क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी से लेगा तो बक्कल, और अगर फेफड़ों से लेगा तो क्या? पल्मोनरी। आराम से बताइएगा, जाड़े के मौसम में फ्रॉग आपको दिखाई पड़ते हैं? नहीं, कहां चले जाते हैं? तो जाड़े के मौसम में ये मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। ठीक, अब मान लो तो मिट्टी के नीचे चला आया फ्रॉग, अब बताओ सांस कैसे लेगा? बक्कल कर सकता है भाई, हवा लेने कोई तरीका है ही नहीं, तो जब बक्कल नहीं कर सकते हो तो क्या पल्मोनरी कर पाओगे? तो अगर मिट्टी के नीचे है तो कौन सा करेगा? केवल क्यूटेनियस। अच्छा, कभी फ्रॉग पानी के नीचे चला गया तो, मतलब तालाब में नीचे नीचे चल रहा, तो क्या करेगा? तब भी उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा? क्यूटेनियस। फ्रॉग पल्मोनरी और बक्कल कब करेगा? कभी आपने तालाब में देखा होगा, ऐसे मान ले तालाब का ये पानी है, फ्रॉग ऐसे लटका रहता है, जरा सा मुंह बाहर रखता है, जरा सा मुंह बाहर है, इसका मतलब अब खुला है तो हवा ले सकते हैं। तो अगर फ्रॉग जमीन पर बैठा है, यहां बैठा है, तब बैठा है आराम से, जिससे मन उससे सांस लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पानी के नीचे चला गया या मिट्टी के नीचे चला गया तो उसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, कौन सा? क्यूटेनियस। तो फ्रॉग की बड़ी स्पेशल कहानी है। फ्रॉग में रेस्पिरेशन किससे होगा? तो कहोगे स्किन से भी होगा, लंग से भी होगा, और बक्कल कैविटी से। स्किन वाले का नाम क्यूटेनियस, लंग्स वाले का नाम पल्मोनरी, और बक्कल वाले का नाम बक्कल रेस्पिरेशन। हमेशा कौन सा चलेगा? कौन सा रेस्पिरेशन का तरीका है जो परमानेंट चलेगा? तो आंसर देंगे क्या? क्यूटेनियस। चाहे जहां रहे क्या होगा? रेस्पिरेशन चलता रहेगा। कभी फ्रॉग टच किए हैं भैया? कब टच कर लिए? कहां पकड़ रहे थे उसको? कभी मिल जाए पकड़ने का प्रयास करिएगा, जैसे पकड़ेंगे स्लिप करके निकल जाएगा।
उसकी स्किन बहुत स्लिपरी होती है और बहुत मॉइस्ट होती। ये शब्द भी यहां बहुत काम का है। ये ऐसे ही फ्रॉग की स्किन क्या करोगे, ड्राई, वैसे क्या बंद हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा। तो स्किन मस्ट बी मॉइस्ट फॉर द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लिखो, वहां एक्चुअली क्यूटिकल पाई जाती है अर्थवर्म में, यहां क्यूटिकल नहीं है। वहां स्किन दूसरे प्रकार की है, उसके लेयर अलग है, इसके लेयर अलग है। हाँ हाँ, जरा आराम से बताएं। फ्रॉग में सांस लेने के कौन से तरीके, 3 तरीके। कौन सा तरीका है जो परमानेंट काम आएगा, मॉइस्ट स्किन। हाँ, कभी कभार किसका यूज कर लेंगे, पल्मोनरी का, और कभी कभार किसका, बक्कल का। हाँ, टैडपोल लार्वा अलग है। रुक जाओ जरा, लिखना 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। इनका अच्छा सवाल है। इसी का एक लार्वा है, नाम बताओ। टैडपोल लार्वा किससे सांस लेता है, तो लार्वा रहेगा कहां, पानी में, और पानी में रहेगा तो ये रेस्पिरेशन किससे करेगा, गिल से। पढ़ा लीजिएगा इसको भी। ये सब हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं। यहां AR लिखो, क्यों यहां एसर्शन रीजन एक है क्या। एसर्शन ये है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, ये एसर्शन है। रीजन, रीजन लिखा है, रीजन लिखा है कि ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करती है, हैबिटेट पर, और किस पर, अलग अलग एनिमल का हैबिटेट अलग अलग, अलग अलग एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग। तो जब दोनों चीजें अलग होंगी तो क्या अलग हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो एक तो एसर्शन रीजन है। यहां लिखा है लोअर, एग्जामिनर जानते हो क्या कर देगा, हायर कर देगा, बस गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, लोअर इनवर्टिब्रेट। जैसे, तो जैसे में स्पंज है, सिलेंट्रेट है, फ्लैट वर्म है, किसका करना है, एक्सचेंज O2 का और CO2। हाईलाइट करो, जानते हो क्या एग्जामिनर करेगा, यहां जो सिंपल डिफ्यूजन लिखा है यहां लिख देगा एक्टिव, हो जाएगा गलत। ये सिंपल का मतलब क्या होता है, पैसिव होता है, तो ये पैसिव डिफ्यूजन है। कहां करेगा, इंटायर बॉडी सरफेस। फिर क्या लिखा है, अर्थवर्म। अर्थवर्म किसको यूज करेगा, मॉइस्ट क्यूटिकल। और इंसेक्ट किसका यूज करेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, कहोगे क्या, ट्रैकियल ट्यूब। ये ट्रांसपोर्ट करेंगे एयर को विद इन द बॉडी। टिक स्पेशल, क्या लिखा है, क्या लिखा है, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर, नाम क्या है, गिल। और गिल का यूज करोगे तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कौन यूज करेगा, ये क्या लिखा है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और क्या, मोलस। जबकि वैस्कुलराइज हो लेकिन बैग लाइक हो तो तुरंत नाम बदल जाएगा, क्या, लंग्स। रेस्पिरेशन पल्मोनरी। कौन यूज करेगा, टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल का अलग, एक्वेटिक का अलग हो जाएगा। एमंग द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में से
फिश हैं जो क्या यूज करेंगे, जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल किससे रेस्पिरेशन करेंगे, लंग्स। ये एम्फीबिया में एक नाम दिया है किसका, ये सिर्फ फ्रॉग की बात कर रहा है, रेस्पायर थ्रो मॉइस्ट स्किन, क्या लिखा है आगे, आल्सो लिखा है। मतलब यहां पर 3 रेस्पिरेशन है, कौन कौन से, यहां क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और बक्को या बक्को फेरेंजियल रेस्पायरेशन। अब रियल में हेडिंग स्टार्ट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम एक डायग्राम बना रहे हैं, आप वो डायग्राम बनाओ। एक छोटा सा डायग्राम बना रहे, छोटा सा ही बनाइएगा। बतियाओ नहीं भाई, डायग्राम बनाओ।
अनुराग शुरू करें? लिख लिया? देखो भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन आर्गन है, वो मेन आर्गन तो लंग्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लंग्स उसका मेन आर्गन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ लंग्स ही लंग्स नहीं है, और भी है। तो देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो हम लोगों का रेस्पिरेटरी पैसेज यहाँ से शुरू होता है, और ये है क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल पीछे जिस जगह में खुलता है उसका नाम नेजल पैसेज, पीछे कॉमन हो जाता है उसका नाम नेजल चैम्बर। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, उसके पीछे नेजल पैसेज है, उसके पीछे नेजल, ये तो रास्ता है। ये पीछे कहाँ खुलता है? तो आंसर देंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ खुलेगी? ट्रैकिया। बीच में क्या मिलेगा? लैरिंग्स। तो पहले हमको रास्ता बता दो। रास्ता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। और ट्रैकिया से फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? लंग्स में पहुंचेंगे। तो पहले तो ये फ्लो चार्ट लिख लो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्लो ऑफ एयर, तो क्या शुरू करोगे? तो सबसे पहले ये लिखेंगे, साथ में लिखते चलेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद फाइनली फिर कहां पहुंच जाएंगे? लंग्स में। उसके बाद जितनी ब्रांचेज हैं वो सब लंग्स के अंदर पाई जाती है, इसका मतलब लंग्स के अंदर पहुंच गए। तो ये जनरल फ्लो है। इसमें सबसे जुड़े एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखे हैं, वही एक एक लाइन ही केवल पढ़ना है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। अब वापस चलते हैं, इधर आ जाओ। पहला सवाल ये बताओ कि कितने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हैं? ये तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, एग्जाम में वहां गिन लोगे तुरंत, एक ये है एक ये है। कितने हैं? 1 पेयर। कहाँ है बेटा? तो ये अपर लिप के ऊपर हैं, तो एबव अपर लिप। अभी जो बढ़ा रहे हैं वो बढ़ाने के चक्कर में ना पड़ो, सुन लो फिर बढ़ा लीजिएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ है? तो कहोगे एबव अपर लिप। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पीछे कहाँ खुलते हैं? तो पीछे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू नेजल चैम्बर थ्रो। तो ऐसे भी तो कह सकते थे कि ये कहाँ खुलेंगे? पैसेज में। पैसेज कहाँ खुलेगा? कभी नहीं पूछा गया। नेजल चैम्बर पीछे कहाँ खुलेगा? तो आंसर क्या देंगे? फेरिंग्स। ये काम की जगह है। इधर देखो, इस रास्ते से बेटा क्या आएगा? एयर। और ये माउथ है, तो इस रास्ते से क्या आएगा? फूड। तो देखिए यहाँ एयर अलग चल रही है, यहाँ फूड अलग चल रहा है। दोनों के रास्ते अलग हैं कि एक है? दोनों के रास्ते अलग हैं। लेकिन यहाँ जब पहुंचेंगे तो एयर इधर से आ जाएगी, फूड इधर से आ जाएगा। तो पहला सवाल यही है कि फूड और एयर का कॉमन पैसेज कौन सा है? तो आंसर क्या देंगे? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स कहाँ खुलेगी? तो देखो फेरिंग्स खुलेगी कहाँ? ट्रैकिया में। लेकिन बीच में क्या मिल जाएगा? तो ऐसे लिखा है, फेरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया थ्रो द। तो ऐसे भी तो कह सकते थे कि फेरिंग्स कहाँ खुलेगा? लैरिंग्स में। और लैरिंग्स कहाँ खुलेगा? बात तो एक ही, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रास्ता क्लियर है। पहला सवाल, फेरिंग्स क्या है? तो कहोगे कॉमन पैसेज है, किसका? फूड और एयर। फेरिंग्स कहाँ खुलेगा? ट्रैकिया में। किसके थ्रू खुलेगा? लैरिंग्स के थ्रू। अब लैरिंग्स के सवाल देखो, लैरिंग्स पे कुल 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला सवाल यह है कि लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्योंकि यहाँ एक कार्टिलेज है, कौन सा? हाइलाइन कार्टिलेज। ये देखो, ये जो हम टच कर रहे हैं
ये किसको टच कर रहे हैं? ये हम लोग लैरिंग्स को ही टच कर रहे हैं। इसको अगर दबाएं तो आवाज बंद हो जाएगी। इसको टच कर रहे हैं, ये क्या है? लैरिंग्स। तो ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है क्योंकि किसका बना है? हाइलाइन कार्टिलेज। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इसका नाम कार्टिलेजिनस बॉक्स है क्योंकि ये किसका बना है? हाइलाइन कार्टिलेज। लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या है? क्यों? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करता है। अब कैसे प्रोड्यूस करता है ये नहीं लिखा है, तो ध्यान से सुने। यहाँ क्या पाया जाता है? दो जोड़ी क्या पाए जाएंगे? वोकल कार्ड। तो एक जोड़ी क्या होगा? वन पेयर क्या मिलेगा? एंटीरियर। और वन पेयर क्या मिलेगा? पोस्टीरियर। जो एंटीरियर वाले उनको क्या कहते हैं? फॉल्स वोकल कार्ड। और जो पोस्टीरियर वाले उनको ट्रू। ऐसा क्यों? तो जब झूठ बोलना हो तो इनसे बोलेंगे और जब सच बोलना इनसे बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। आगे वाले वोकल कार्ड, ये आगे वाले वोकल कार्ड, ये पीछे वाले वोकल कार्ड, उधर से हवा आ रही है। हम जब सांस लेते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते कब हैं? जब सांस छोड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा। जब हम सांस लेंगे तो पहले किससे टकराएगी? एंटीरियर से। फिर किससे टकराएगी? पोस्टीरियर से। तो पोस्टीरियर को कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। और जब सांस निकालेंगे तो किससे पहले टकराएगी? तो पहले पोस्टीरियर से टकराएगी, फिर बाहर निकलेगी। तो हम बोलते कब हैं? इंस्पायरेशन में कि एक्सपायरेशन में? तो जब एक्सपायरेशन करेंगे तो पहले कौन मिल जाएगा? तो पोस्टीरियर वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं। कब? ड्यूरिंग। बेटा अभी बढ़ाओ नहीं, बढ़ाने के चक्कर में ना पड़ो, बढ़ा लीजिएगा। तो सांस जब हम छोड़ते हैं तभी बोलते हैं कि लेते तब बोलते हैं? देखो बोल के सांस निकल रही है कि अंदर जा रही है? देख लो। बोल के यहां ऐसे हाथ रखो तो आपको लगेगा एयर बाहर निकल रही है। हम कभी भी सांस लेने में बोल सकते ही नहीं है, सांस छोड़ने में बोलते हैं। बस एक को छोड़ दीजिए, गधा। जो डंकी है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि हम लोग केवल और केवल एक्सपायरेशन में। तो नेचर ने देखो कितना अच्छी व्यवस्था की है। हमारे जो असली वाले वोकल कार्ड हैं वो पीछे रखे हैं और नकली वाले आगे रखे। जैसे जाड़े का मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा लोगे तो अगर ठंडी ठंडी हवा सीधे किसको लगती? असली वाले वोकल कार्ड, तो वो डैमेज हो सकते थे। तो नेचर ने आगे क्या लगा दिया है? एंटीरियर वोकल कार्ड। अच्छा, गर्मी का मौसम, बहुत गर्म गर्म हवा ले रहे हो तो भी नेचर ने क्या लगा रखा है? एंटीरियर वोकल कार्ड। सूखी हवा कौन बचाएगा? तो इनका काम क्या है? एंटीरियर वोकल कार्ड का काम है पोस्टीरियर वोकल कार्ड को बचाना सूखने से। तो इनका काम बेटा क्या है? इनका काम प्रोटेक्शन है। जबकि असली में साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा? पोस्टीरियर वोकल कार्ड। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन काम का है। लैरिंग्स को कहते क्या है? साउंड बॉक्स। क्योंकि क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। किसकी मदद से? दो पेयर वोकल कार्ड। एक पेयर क्या है? एंटीरियर। एक पेयर क्या है? पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो नाम क्या? फॉल्स। पोस्टीरियर वाले प्रोड्यूस करेंगे तो नाम क्या? ट्रू। कब प्रोड्यूस करेंगे? तो जब एक्सपायरेशन करेंगे। फिर ये करेंगे क्या? साउंड तो बनाएंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। वापस आ जाओ। यहां दो एपर्चर पाए जाते हैं, एक ये है, एक ये है। देखिएगा, हम लोगों ने नेजल पैसेज से क्या लिया? एयर। बक्कल कैविटी से क्या लिया? फूड। फूड को कहां जाना है? तो फूड को कहां जाना है? ईसोफेगस। और हवा को कहां जाना है? ट्रेकिया। ध्यान सुनिए, न तो फूड के आंखें हैं और न तो एयर की आंखें हैं। हो सकता है फूड चला जाए इस रास्ते में और एयर चली जाए इस रास्ते में, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ काम का काम है। क्या? देखो कि फायरिंग्स पर दो ओपनिंग पाई जाती हैं। एक ओपनिंग का नाम गलेट और एक ओपनिंग का नाम ग्लाटिस। ग्लाटिस किसकी ओपनिंग है और गलेट किसकी ओपनिंग है? ग्लाटिस में क्या जाना चाहिए? एयर जानी चाहिए। और गलेट में क्या जाना चाहिए? फूड जाना चाहिए। फूड हमेशा गलेट में जाता है, कभी किस में नहीं जाता है? ग्लाटिस में नहीं जाता है। कैसे? वो जरा समझिएगा।
तो जरा कुछ सॉलो करके देखिए, सलाइवा सॉलो करिए। हम ही देखिए, जब हम सॉलो करते हैं तो ये देखिएगा ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम स्वालो करते हैं, जब हम स्वालो करते हैं तो ट्रेकिया ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे ट्रेकिया ऊपर की तरफ जाएगी तो ये मान लेते हैं ट्रेकिया है, ये ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा। अब बताओ, जब हमने ऊपर कर दिया क्या बंद हो गया? ट्रेकिया का रास्ता बंद हो गया। तो क्या खुला है? तो सलाइवा किस में जाएगा? केवल गलेट में जाएगा। तो जब भी हमको स्वालो करना है तब हम किस रास्ते को बंद कर देते हैं? ग्लाटिस को बंद कर देते हैं। अब बंद कौन करेगा ये समझना है। तो ग्लाटिस के ऊपर क्या पाया जाता है? इपीग्लाटिस। रियल में है क्या? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। किसको कवर करता है? ग्लाटिस को। क्यों कवर करता है? प्रिवेंट करना है क्या? एंट्री ऑफ फूड किसमें? लैरिंक्स। किस दौरान? तो हिंदी में सुने, स्वालोइंग के दौरान। ग्लाटिस को बंद करते हो कि गलेट को? ग्लाटिस को। कौन बंद करता है? इपीग्लॉटिस। क्यों बंद करता है? क्योंकि फूड का कोई पार्टिकल किसमें ना जा पाए, ट्रेकिया में या लैरिंग्स में ना जा पाए। और अगर चला जाए तो जैसे ही इसमें कुछ भी जाएगा वैसे तुरंत क्या जाएगी? खांसी आ जाएगी। अब सुनो, 4 मित्र एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अचानक एक को खांसी आने लगी, क्या हो गया होगा? उसका इपीग्लॉटिस किसको नहीं बंद कर पाया होगा। तो कैसे गलती हो गई? तो ध्यान से सुनना, 4 मित्र हैं तो चुपचाप तो खाना खाएंगे नहीं, बोलेंगे। अब ध्यान से, खाना खाने के दौरान अगर आप बोलोगे तो क्या करोगे? एक्सपायरेशन करोगे, हाँ या ना? बोलोगे तो एक्सपायरेशन करोगे। एक्सपायरेशन करने का मतलब क्या? खुला होना चाहिए, ग्लॉटिस खुला होना चाहिए। और उसी समय बक्कल कैविटी में खाना भी रखे हो तो ग्लॉटिस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इपीग्लॉटिस ही कंफ्यूज है कि खोलें कि बंद रखें। आप बोलने का प्रयास करोगे, इसी नाते सब घर में लोग, बड़े लोग कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाते समय अगर आप बोलोगे तो क्या खुलेगा? ग्लॉटिस खुलेगा। और उसी समय स्वॉलो करोगे तो ग्लॉटिस क्या होना चाहिए? बंद। अब बताओ खुला होगा कि बंद होगा? तो कंफ्यूजन होगा। तो 4 मित्र एक साथ बैठ के अगर खाना खा रहे हैं तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? इपीग्लॉटिस का मूवमेंट। किसको नहीं बंद कर पाएंगे? ग्लॉटिस। और अगर ग्लॉटिस बंद नहीं होगा तो क्या होगा? फूड का पार्टिकल तुरंत किसमें जाएगा? लैरिंग्स या किसमें जाएगा? ट्रेकिया। और तुरंत क्या हो जाएगी? खांसी आ जाएगी। तो काम की बात, हमारे फेरिंग्स में 2 रास्ते हैं। कौन सा? एक रास्ता है इसोफेगस, उसकी ओपनिंग का नाम, और एक रास्ता है ट्रेकिया, उसकी ओपनिंग का नाम। किसमें किसको जाना है? तो गलेट ओपनिंग है इसोफेगस, ग्लॉटिस ओपनिंग है ट्रेकिया। एयर को किसमें जाना है और फूड को किसमें जाना है? जब हम स्वालोइंग करते हैं तो कौन किसको बंद करता है? इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है। क्यों बंद करता है? क्योंकि फूड का पार्टिकल कहां ना जा पाए। तब बंद कैसे करेंगे वो समझिए। तो देखिएगा, ये है ढक्कन, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया ऊपर जाएगी तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा, ट्रेकिया नीचे आएगी ढक्कन फिर खुल जाएगा, ट्रेकिया ऊपर जाएगी फिर ढक्कन बंद हो जाएगा, ट्रेकिया नीचे आएगी खुल जाएगा। तो जब हम स्वालो करेंगे देखा ऊपर जाएगा, नीचे कैसा ऊपर जाता है? तो स्वालो करने के दौरान ट्रेकिया ऊपर जाती है, इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर लेता है। फिर जब स्वालो कर लेते हैं तो फिर क्या करता है? खुल जाता है। फिर स्वालो करेंगे फिर बंद, फिर नीचे करेंगे फिर खुल जाए। अच्छा, लगातार खाना खाते हो तो परमानेंट ऊपर ही ना कर दो थोड़ी देर, हैं? जैसे मान लो आधा घंटे खाना खाते हो, परमानेंट ऊपर ले जाकर के रोक दो, आराम से खाना खाते रहो। ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। एक निवाला स्वालो करते हैं, फिर सांस ले लेते हैं, फिर एक निवाला स्वालो करते हैं, फिर सांस ले लेते हैं, कि केवल स्वालो ही करते रहते हो। तो ड्यूरिंग स्वालोइंग किसको बंद करना है? इपीग्लॉटिस को बंद करना। अच्छा, ग्लॉटिस को बंद करना। कौन बंद करेगा? इपीग्लॉटिस। और क्या खुला रह जाएगा? गलेट खुला। तो फूड किस में जाएगा?
भाई यहाँ इस जगह फूड आ गया है, उसकी आंखें तो है नहीं, तो आपने ये रास्ता क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वो किस में जाएगा, वो सीधे सीधे किस में जाएगा, गलेट में। रिवाइज कर लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी बातें हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एयर पाथवे है वो कैसा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसके बाद लंग्स, बात खत्म। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने हैं, 1 पेयर, कहाँ है, एबव अपर लिप, पीछे कहाँ खुलेंगे, नेजल पैसेज, वो कहाँ खुलेगा, नेजल चैम्बर, वो कहाँ खुलेगा, फेरिंग। 2 क्वेश्चन, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज, किसका, फूड और एयर। फेरिंग्स कहाँ खुलेगा, ट्रेकिया में, किसके थ्रू खुलेगा, खत्म। फेरिंग्स पर 2 ओपनिंग है, कौन सी, एक है गलेट, एक है ग्लॉटिस। गलेट किसकी ओपनिंग है, ईसोफेगस, ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है, ट्रेकिया। ग्लॉटिस के ऊपर क्या है, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस है क्या, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, किसको कवर करेगा, ग्लॉटिस। क्यों कवर करेगा, एंट्री ऑफ फूड रोकना है, किसमें, लैरिंग्स, किस दौरान, स्वॉलोइंग। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स, क्योंकि किसका बना है, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स, क्योंकि क्या प्रोड्यूस करता है, किसकी मदद से, 2 पेयर वोकल कार्ड, 1 पेयर एंटीरियर, 1 पेयर एंट्री वाले का नाम, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो करेगा क्या, प्रोटेक्शन करेगा। 1 पेयर पोस्टीरियर, असली वाला ट्रू वोकल कार्ड, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा कब, एक्सपायरेशन, की इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन। तो हम खाना खाते समय हमको क्या बंद करना और क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, ग्लॉटिस बंद करना है। कैसे बंद होगा, इपीग्लॉटिस। ट्रैक्टर देखे हो, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का साइलेंसर देखे हो, तो जितनी देर ट्रैक्टर स्टार्ट रहता है वो ऐसे रहता है, जैसे ट्रैक्टर बंद होता वो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट हो रहा है। ट्रैकिया ऊपर गई तो ये बंद हो गया, ट्रैकिया नीचे आई खुल गया, फिर ऊपर गया फिर बंद हो गया, नीचे आई फिर खुल गया। तो जितनी देर खाना खाते हैं ट्रैकिया क्या करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर करेंगे क्या बंद हो जाएगा, ग्लॉटिस, नीचे करेंगे ग्लॉटिस खुल जाएगा। गलेट परमानेंट क्या रहता है, खुला रहता है। पढ़ो एक बार एनसीईआरटी से। हाँ, जो बढ़ाया जरा बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा लीजिए। हम साउंड एक्सपायरेशन में प्रोड्यूस करते हैं कि इंस्पायरेशन में, तो एक्सपायरेशन में। बढ़ा लिए बेटा, वी है क्या, 1 पेयर कहाँ खुलते हैं, एबव द अपर लिप। पीछे कहाँ जाते हैं, नेजल चैम्बर, किसके थ्रू, नेजल चैम्बर कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स वो जगह है, क्या लिखा है, कॉमन पैसेज, किसके लिए, फूड और एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स खुलेगा थ्रो द लैरिंग्स, किसमें, ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या है, इसका नाम कार्टिलेजिनस बॉक्स क्यों है, क्योंकि ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना है, जो मदद करेगा किसमें, साउंड के प्रोडक्शन में। इसी नाते इसको कहते क्या हैं,
इसी नाते इसको कहते क्या है, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वालोइंग क्या कवर करोगे, ग्लॉटिस कवर बाई किसके द्वारा, क्या नाम है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। कहते क्या हो, एपिग्लॉटिस। ये टिक कर लो, क्यों, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। बस आज इतना ही पढ़ेंगे यहीं तक, ठीक है। ट्रैकियल ट्री और लंग्स एक साथ पढ़ा देंगे। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, अभी अपलोड कर देंगे। ऐप पर भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, दोनों जगह देख लीजिएगा। शाम को 7 बजे टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे, टेस्ट दे दीजिएगा। बस आज इतना ही।